हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर सैलिनाइजेशन, सोलोनाइजेशन और साथ में सोलोडाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इन टर्म्स के साथ हो सकता है आप पहले ही फेमिलियर हो कि भाई सैलिनाइजेशन यानी सैलाइन सॉइल का बनना। सैलाइन सॉइल का बनना मतलब हम जानते होंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी मिट्टी के अंदर जब सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो उसे हम सैलिनाइजेशन प्रोसेस कहेंगे, है ना। और वहीं अगर हम देखें सोलोनाइजेशन, सोलन मतलब यहाँ सोडियम से है, तो सोडियम आयंस अगर हम देखेंगे सॉइल के अंदर बढ़ने लगेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोलोनाइजेशन कहेंगे। और सोडियम जब आता है तब आपको याद होगा Na से NaOH याद आता होगा आपको, है ना, कास्टिक सोडा जिसे हम कह देते हैं। तो NaOH यानी वो एल्केलाइन कंडीशंस डेवलप करता है, यानी जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है जिन सॉल्यूशन की। तो अब सोडियम की प्रेजेंस से सॉइल जो है वो एल्केलाइन हो जाती है, तो इसलिए हम इसे एल्केनाइजेशन कह देते हैं कि भाई एल्केलाइन सॉइल का बनना एल्केनाइजेशन है। किसकी वजह से हो रहा है ये, तो हायर अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस की वजह से, है ना। तो इसे हम कहते हैं सोलोनाइजेशन। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो काफ़ी छोटा है, मतलब इसका ही उल्टा मान सकते हैं हम कि भाई सोलोडाइजेशन, या जैसे मैंने लिखा है डी एल्काइलेशन। मतलब आप समझ गए कि सोडियम अगर सॉइल में से अगर हम हटा लें, सोडियम आयंस को किसी तरह से अगर हटा लें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोलोडाइजेशन कहेंगे, है ना। ये बात तो समझ आ गई आपको। अब इन प्रोसेस को अगर हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हम सैलिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि इनका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है, यानी इन सॉइल को ठीक किस तरह से किया जाता है। ठीक करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एल्केलाइन सॉइल्स और सैलाइन सॉइल्स दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। क्या प्रॉब्लम है हमें इनसे, क्यों हमारे पौधे या हमारी क्रॉप्स जो हैं इनमें अच्छे से डेवलप नहीं हो सकती, इसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। ओके, और साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस के अंदर हम और भी जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ही सैलिनाइजेशन होता क्या है। सैलिनाइजेशन होता क्या है आप जानते हैं, यानी कि आपने जाना कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होना सॉइल की सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कह रहे हैं, सैलिनेशन कह रहे हैं, सैलिनाइजेशन कह रहे हैं, है ना। अब ये सॉल्ट जो है किस नेगेटिव आयन के होते हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि है सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन। सल्फेट यानी SO4-2 और क्लोराइड यानी Cl-1। तो इनके जो हम देख रहे हैं सॉल्ट्स होते हैं। अब मैंने आपको अगर कैटाइन बताए हैं, सॉरी एनायन बताए हैं, तो कैटाइन भी बताने चाहिए, यानी सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और हम देख रहे हैं पोटेशियम। यानी कि हम कह रहे हैं सल्फेट और क्लोराइड किन किन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर कंपाउंड बनेंगे, यानी CaSO4 बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, या Na2SO4 यानी हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह के अगर हम ये देख रहे हैं सॉल्ट्स बन जाते हैं किसके अंदर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, तब हम देख रहे हैं सॉइल सॉल्यूशन क्या, यानी कि जो वाटर अवेलेबल है सॉइल के अंदर उसके साथ ये हम देख रहे हैं सॉल्ट घुला हुआ है। तो हम देख रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ, अब ये जो सॉल्ट है जब हम देख रहे हैं किसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा सॉइल के, तब हम देख रहे हैं कि इनका एक्यूमुलेशन हम देखेंगे सैलिनाइजेशन के रूप में। क्यों आ जाएगा इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम देख रहे हैं पौधे से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन हम देख रहे हैं ट्रांसपायरेशन होगा, या हम कह सकते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन होगा, तब पौधा क्या चाहेगा कि ज़मीन से पानी ऊपर आए। ऑफकोर्स मतलब हम देख रहे हैं या तो पौधे की सरफेस से हट जाएगा पानी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं। और साथ में अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अर्थ की सरफेस, यानी हम सॉइल की सरफेस जो देख रहे हैं वहाँ पे पानी आकर वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉइल सरफेस के अंदर जो पानी है वो अल्टीमेटली कैपिलरी एक्शंस वगैरह के रूप में ऊपर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब वो ऊपर आएगा तो फिर वो तो पानी तो ऊपर उड़ जाएगा, पानी तो ट्रांसपायरेशन या हम कह सकते हैं इवेपोरेशन हो जाएगा पानी का, लेकिन सॉल्ट्स जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे, तो सॉल्ट ज़मीन पे ही रह जाएंगे, यानी सरफेस पे ही रह जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ वो तो खाली बस सी ऑफ करने आए थे, पानी तो उसकी फ्लाइट उड़ गई पानी की, लेकिन वो बेचारे सॉल्ट पीछे रह गए। तो सॉल्ट जो है ऊपर ऊपर रह जाते हैं किन के, इन सारे हमने सॉल्ट्स के जो भी आपको नाम बताए उनके। तो इस वजह से हम देखते हैं जो हमारी सॉइल की सरफेस है वो सॉल्टी दिखती है।
सॉल्टी नज़र आती है यानी वाइट नज़र आती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वाइट एल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं। वाइट एल्कलाइन सॉइल भी इन्हें कहा जाता है। आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा। साथ में इन्हें देखिए क्या कहा है, एज अ सोलन चाक। सोलन चाक एक रशियन नाम है, तो ये इस सॉइल के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना। सैलाइन सॉइल के लिए सोलन चाक और साथ में वाइट एल्कलाइन सॉइल भी इन्हें कहा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके, और हम देख रहे हैं इनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। अभी मैंने बोला कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो यानी कि हम देख सकते हैं एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस। एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस मतलब आप जानते हैं जहाँ पर बारिश कम है, प्रेसिपिटेशन जो है कम है ना, और साथ में हम देख रहे हैं इवेपोरो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम देख रहे हैं एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट के अंदर एसोसिएटेड विथ ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश ग्राउंड वाटर, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर सल्फेट और क्लोराइड्स अवेलेबल होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर में कैसे अवेलेबल होंगे कि भाई पेरेंट मटेरियल ऐसा था जिसके अंदर, सॉइल का पेरेंट मटेरियल ऐसा था जिसके अंदर सल्फेट और क्लोराइड थे, तो उसके ऊपर जो हम देख रहे हैं उसके अंदर उससे जुड़े हुए हम देख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर में भी कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी होगी सल्फेट और क्लोराइड्स की। तो इससे हम देख रहे हैं अल्टीमेटली ये जो पानी अगर ऊपर आया, घोल के आया था पानी सबको, सॉल्ट को कि चलो ऊपर घुमा के लाता हूँ, और पानी तो निकल लिया ऊपर लेकिन सॉल्ट बेचारे पीछे रह गए, तो इसको हमने क्या कह दिया, सेलिनाइजेशन कह दिया। आ गई आपको बात समझ में? हो सकता है ये बात आपको ऑलरेडी भी समझ आई भी हो, है ना। तो अब अगर हम फोकस करें कि सैलाइन सॉइल्स जो होती हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ना। तो सैलाइनेशन या हम कह रहे हैं सैलाइन सॉइल्स आर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वाटर में फ्लो बैक फ्रॉम द रूट्स। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस यानी पानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम के थ्रू अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो पौधा तो यही चाहता है कि भाई बाहर पानी ज़्यादा हो और हम पानी को अंदर ले लें, क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा तो हम अंदर हो जाए। लेकिन अगर बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, पौधे के कंपैरेटिव बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पौधे के अंदर जो पानी अवेलेबल है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर तो सॉल्ट ज़्यादा है ना, तो मतलब पौधे के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं है तो उसमें पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी की, तो पानी पौधे में से बाहर आ गया, तो भाई पौधे का तो लॉस हो गया ना, मतलब पौधे के अंदर क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी होगी, जिससे हम देख सकते हैं ईल्ड कम हो जाएगी, है ना। ईल्ड मतलब आप जानते हैं पैदावार जो होगी पौधों से अच्छी नहीं मिलेगी, और अल्टीमेटली इस वजह से ये सैलाइन सॉइल्स प्रॉब्लमेटिक है। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी बताना ज़रूरी है, प्रॉब्लम के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इनकी रिक्लेमेशन के बारे में बात करेंगे कि इन्हें ठीक किस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सैलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन किस तरह से किया जाता है, यानी उन्हें ठीक किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, रिक्लेमेशन जो होता है हम देखते हैं सॉइल्स का, वो 3 तरह से किया जाता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी हम देखते हैं सॉइल के ऊपर हम फिजिकली कुछ करेंगे। फिजिकली मान लेते हैं हमने पानी डाला बहुत सारा ताकि उसमें से सॉल्ट्स की लीचिंग हो जाए, सॉल्ट जो है वो रूट जोन से बाहर निकल जाए पानी में घुल कर, तो उसे हमने लीचिंग कह देंगे। तो ये लीचिंग जो है एक तरह का फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड यानी ऐसे हमने केमिकल्स डाले जो सॉल्ट्स या अगर कोई और चीज़ जो है उसके साथ रिएक्ट करने में, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है सॉइल के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करने में और उस प्रॉब्लम के कॉज को अलग कर लेने में, मतलब एक तरह से वो अलग हो जाए क्योंकि उसका एक कंपाउंड बन गया, तो वो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, तो उसे हम केमिकल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना, केमिकल मेथड कहेंगे। और बायोलॉजिकल मेथड जिसके अंदर हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हम उसके अंदर डालते हैं सॉइल में, तो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह की हेल्प से अगर हम कह रहे हैं कि उसका रिक्लेमेशन कर रहे हैं तो उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं सैलाइन सॉइल होती हैं, उनका कोई बेस्ट मेथड अगर हम बात करें कि किस तरह से उन्हें बेस्ट हम देख सकते हैं रिक्लेम किया जा सकता है, तो बेस्ट मेथड आपको याद रखना है वो लीचिंग ही है। लीचिंग है, तो लीचिंग जो है उसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, आप जानते हैं कि सॉल्ट्स जो है वो पानी में घुल कर वो पानी जो है रूट जोन से ही पूरा बाहर निकल जाए, रूट जोन से ही मतलब क्या कैसे, रूट जोन से निकल कर वाटर टेबल में मिल जाए, वाटर टेबल में जाके मिल गया और साथ में वो कुल मिला के पौधे से उसका कॉन्टैक्ट हट गया। मतलब ऐसा नहीं कि पौधा उसको वापस ऐसे कंज्यूम कर सके और उसे इवेपोरेट कर सके या वो धरती पे वापस आ सके, ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशंस डेवलप ना हो, तो इसे हम कहेंगे इसकी लीचिंग होना या इसका रिक्लेमेशन होना, है ना। आपको ये बात समझ आ भी गई। तो अगर हम देखते हैं कि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ड्रेनेज, हम सिर्फ पानी ही नहीं देंगे, हम पानी देंगे और कोशिश करेंगे उसका ड्रेनेज अच्छे से हो जाए ताकि उसमें सॉल्ट घुल के
वहाँ से रिमूव हो जाए। तो प्रोविजन मतलब प्रोवाइड कराना एक तरह से एडिक्वेट ड्रेनेज को इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, ठीक है। और हम देखते हैं इसे हम लीचिंग के रूप में समझते हैं, ये भी ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ मैंने एक पौधा बनाया है, ऊपर से तो बहुत बुरा दिख रहा है, मैं भी जानता हूँ, नीचे हमें इसका मेन मतलब समझने की ज़रूरत है, मतलब इसके रूट जोन पे हमारे को स्टडी करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, हम जब इरिगेशन देंगे तो उस इरिगेशन वाटर के अंदर सॉल्ट तो होंगे, ये बात तो पक्की है, कुछ ना कुछ सॉल्ट तो होगा, डिस्टिल वाटर तो हम इरिगेशन में देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें सॉल्ट तो होंगे। अब ये जो सॉल्ट्स होंगे वो जब हम पौधे को देंगे तो उस इरिगेशन वाटर का, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप की बात नहीं कर रहा, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने 100 ml पानी दिया है, 100 ml का हम देखते हैं लेवल के रूप में पानी देना चाहता हूँ मैं, और मुझे पता है कि क्रॉप को उसमें से 70 ml वाटर की ज़रूरत है, पौधे को खुद ज़रूरत है किसकी, 70 ml वाटर की, मतलब उसको कंज्यूम करना है, उसे पौधे की ग्रोथ के लिए वो वाटर चाहिए, तो वो 70 ml है, मान लेते हैं 70 ml है। तो ये जो 30 ml मैंने एक्स्ट्रा वाटर दिया वो किस लिए दिया मैंने, ताकि वो 30 ml वाला एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पानी को घोल के चुपचाप नीचे निकल जाए, यानी लीच्ड आउट हो जाए। तो इस तरह से जो मैंने ये 30 ml एक्स्ट्रा वाटर दिया है, इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बड़ा टॉपिक है अल्टीमेटली, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम इस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये होता क्या है लीचिंग रिक्वायरमेंट, है ना, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे। लीचिंग रिक्वायरमेंट, आपको ये बात समझ आ गई कि एक्स्ट्रा वाटर इरिगेशन के दौरान आपने जो दिया, जिससे सॉल्ट जो है वो घुल के ज़मीन में से निकल गए, पौधे के कॉन्टैक्ट से हट गए, है ना। एक्स्ट्रा वाटर, मैं बार बार एक्स्ट्रा वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो ज़मीन है उसमें पानी को जितना, पौधे को जितना पानी चाहिए उतना तो देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा पानी भी देना है जो कि सॉल्ट्स को घोल कर रवाना हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसे लीचिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। लीचिंग रिक्वायरमेंट टर्म जो थी शूमेकर नाम से एक साइंटिस्ट ने दी थी, इसे भी आप नोट कर लीजिए अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, नहीं तो दिमाग में नोट कर लीजिए, जो कि ज़रूरी पॉइंट है ये। शूमेकर नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी, है क्या ये, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द लीचिंग ऑफ द सॉल्ट। आ गई बात समझ में। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखिए, इसके ऊपर मैंने डायग्राम में दिखाया है, जैसा कि आप देखिए कि मान लेते हैं DCU क्या है, पहले तो अच्छे से नोट कर लीजिए। DCU मतलब डेप्थ ऑफ कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, पानी जो हम देख रहे हैं कंज्यूम करना है पौधे को, उसके लिए CU वर्ड यूज़ किया है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इरिगेशन के अंदर। D फॉर डेप्थ है कि इतनी डेप्थ तक तो मेरे को कंजप्टिव वाटर, मतलब मान लो मैंने कहा था ना 70 ml मेरे को पौधे की यूज़ के लिए चाहिए, तो वो कंजप्टिव यूज ऑफ डेप्थ हो गई उसकी, इतना तो मेरे को 70 ml मेरे को ml नहीं mm मिलीमीटर बोलना चाहिए, मैं ml बोल रहा हूँ गलती से, मतलब 70 mm मेरे को कंजप्टिव यूज़ के लिए पानी देना है। DW मतलब है ड्रेनेज वाटर, 30 ml जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बोला था, 30 ml जो ड्रेन हो जाना चाहिए, तो वो वाटर जो हो गया उसकी डेप्थ भी अगर एक्स्ट्रा काउंट करूँ तो मैं वो हो जाएगी ड्रेनेज वाटर की डेप्थ, अलग से मैं DW दिखाऊँ तो इन दोनों का जो सम होगा वो मेरे को इरिगेशन के रूप में देना है, यानी डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी जो 100 ml बोला था मैंने शुरुआत में। आ रही बात समझ। तो ये दोनों का सम क्या है, DCU और DW। DCU कंजप्टिव यूज ऑफ है। तो अब अगर मैं इस ड्रेनेज वाटर और ड्रेन, हम देख रहे हैं ये जो इरिगेशन वाटर है, इन दोनों की डेप्थ का अगर रेशो निकालूं कि मुझे कितना ओवरऑल पानी देना है और उसमें से कितना हिस्सा लीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, यानी ड्रेन वाटर कितना चाहिए, उन दोनों का रेशो मैं निकालूंगा तो उसे मैं LR यानी लीचिंग रिक्वायरमेंट कहूँगा। वहीं अगर इसे हम EC की फॉर्म में कहेंगे, EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में कहेंगे, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, यानी EC ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर जो हमने दिया है उसकी भाई साहब EC क्या है, EC मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर, उसमें सॉल्ट्स कितने ज़्यादा हैं। और हम जो ड्रेन करके निकाल रहे हैं, ड्रेन कैसे करते हैं, आपके दिमाग में आ रही है ये चीज़, हो सकता है या तो लीचिंग कर दी या हमने इसके रूट जोन के नीचे एक पाइप लगा रखा है, ऐसा परफोरेटेड पाइप जिसमें हम देख रहे हैं सॉल्टी वाटर इकट्ठा होकर खेत से बाहर निकल जाए, तो इस रूप में हम इसका ड्रेनेज कर सकते हैं। तो जो ड्रेन हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, उसकी भी हम EC पता लगा लें तो उन दोनों का अगर रेशो कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, लीचिंग रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लीचिंग रिक्वायरमेंट समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो इसी लीचिंग रिक्वायरमेंट से ही रिलेटेड एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया है,
जिसके अंदर लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, ड्रेनेज वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहें तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा ज़रूर, ओके। वरना मेन अभी तक जो मेन कॉन्सेप्ट था जो हमारे लिए इस वीडियो में जानना ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया। तो रिक्लेमेशन किस तरह से किया जा सकता है, लीचिंग के रूप में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस तरह से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्केलाइन सॉइल के बारे में और साथ में उनके हम देखते हैं रिक्लेमेशन के बारे में, ओके। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं एल्केलाइजेशन के बारे में। एल्केलाइजेशन यानी एल्केलाइन सॉइल का बनना, है ना। एल्केलाइन सॉइल यानी जिसमें सोडियम ज़्यादा होगा, इसलिए हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं सोलोनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। आप जानते होंगे कि जो क्ले मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हीं के ऊपर हम देखते हैं चार्ज अवेलेबल होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम सॉइल कोलाइड्स वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें और क्लियर होंगी कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरली देखा जाता है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज आके अट्रैक्टेड होते हैं। तो मतलब कैटायंस और एनायन जो होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप समझिए कि सॉइल का कोई कोलॉइड है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास ऑफकोर्स दूसरे चार्जेस जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, कैटायंस आके जुड़े हुए होंगे। तो वो एक्सचेंज की साइट है, वहाँ एक्सचेंज हो सकता है दूसरे कैटायंस का। तो अगर हम देख रहे हैं वहाँ अगर मान लेते हैं सोडियम का कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया, Na+ ज़्यादा आ गई, भीड़ ज़्यादा हो गई उनकी, तो वो दिक्कत कर जाएगी हमारे लिए। क्या दिक्कत कर जाएगी, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, मैंने कहा था आपको पिछले वीडियोस में कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो सोडियम होता है उसका डिस्पर्सिव नेचर होता है, वो सॉइल को बिखराता है, मतलब बिखेरता है, वो जुड़ने नहीं देता, उसका फ्लक्चुएशन नहीं होने देता। तो इस वजह से वो सॉइल जितनी खिंडेगी उतनी वो सॉइल पुअर होती जाएगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से हम देखते हैं एल्कलाइन सॉइल्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। समझ आया आपको। तो सोडियम का कंटेंट हम देख रहे हैं बढ़ जाता है, तो इससे हम देख रहे हैं इसकी ESP 15% से ज़्यादा हो जाती है। अब ESP क्या बोला है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी कि कितने कैटायंस अवेलेबल हैं सारे मिला के, 100% मान लेते हैं 100 कैटायंस हैं, तो उसमें से 15 से ज़्यादा अगर क्या कह रहे हैं हम सोडियम का आयन ज़्यादा हो जाए, तो मतलब सोडियम का कंटेंट डोमिनेट हो गया, तो उस कंडीशन को हमने क्या कह दिया है, सोलोनाइजेशन कह दिया है या एल्केलाइजेशन कह दिया। समझ आ रहा है आपको। तो अब हम देखते हैं रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोलैंड्स। अब यहाँ जो टर्म दी जाती है वो होगी सोलैंड्स, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह की रशियन टर्म है। पहले क्या थी, सोलन चाक थी, तो इसे कहा जाता है सोलैंड्स। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं दिस अकर्स व्हेन द आयंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रीडोमिनेट इन द सॉइल। पहले कौन से थे, याद है आपको कि सल्फेट थे और साथ में क्लोराइड थे। अभी कौन से बात कर रहे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर सॉइल में ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कहेंगे आ जाओ हमारे साथ चलो। क्यों, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो लोग जल्दी से निकल पड़ेंगे कहाँ, उसके साथ न्यूट्रल होने। यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना ले, यानी वो लोग क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल हो जाएंगे। तो अब एक्सचेंज साइड पे बचा कौन, सोडियम। सोडियम ज़्यादा हो गया क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम को तो किसी ने मोह लिया, किसने, क्या, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ने, बाइकार्बोनेट ले गए उसे, तो बचा कौन पीछे, सोडियम। सोडियम एक्सचेंज साइड पे ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से हम देखते हैं सेलाइनेशन होता है, सेलिनाइजेशन होता है। सेलिनाइजेशन नहीं, सोलोनाइजेशन होता है, यानी एल्केलाइजेशन होता है। समझ आ गया आपको। तो इससे हम देखते हैं सोडियम आयंस जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर है ये बात। अब देखो मज़े वाली बात कि द हायर पीएच, सोडियम ज़्यादा होगा तो पीएच सॉइल की ज़्यादा होगी, जानते हैं आप, है ना, NaOH की फॉर्म में आप जानते होंगे। द पीएच ऑफ सॉइल विल बी हाई, तो हम देख रहे हैं रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है सॉइल में वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन जब वो पानी एल्कलाइन हो गया ड्यू टू सोडियम, एल्कलाइन अगर वाटर हो गया तो वो हम देखते हैं ह्यूमस कहीं ना कहीं उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। तो अब ह्यूमस अगर पानी में घुल गया तो वो कैपिलरी वाटर के साथ ऊपर आना चाहेगा, कहेगा कि अब जब घोल लिया है तो ऊपर भी लेके चलो मेरे को। तो यानी हम देखते हैं ह्यूमस जो है मूव्स अपवर्ड अलोंग द कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर के साथ ऊपर आता है, गिविंग द ब्लैक कलर टू द सॉइल, सॉइल काली हो जाती है, हैंस इट इज कॉल्ड ब्लैक एल्कलाइन सॉइल, इसीलिए हम इसे ब्लैक एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। पहले वाली को क्या कहा था, वाइट एल्कलाइन सॉइल, अब क्या कह रहे हैं,
ब्लैक एल्कलाइन सॉइल इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिएगा इसे, ठीक है। इसे हम सोलेंट्स भी कहते हैं, ये भी आपको याद हो गया। कैसे फॉर्मेट हो रही है, मेरी कोशिश है पूरी आपको समझाने की क्या कैसे फॉर्मेट हो रही है। अब देखिए, हाई सोडियम आयन Na+ मतलब हाई सोडियम आयन ऑन क्ले मिनरल्स रिजल्ट्स इन द डिस्पर्शन ऑफ सॉइल, सॉइल बिखरने लगेगी, डिस्पर्जन होने लगेगा, एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स लीडिंग टू फिजिकल प्रॉब्लम, इससे फिजिकल प्रॉब्लम आएंगी सॉइल में, जैसे कि हम कहेंगे पुअर एरिएशन, अच्छा एरिएशन नहीं होगा सॉइल में, इनफिल्ट्रेशन कम होगा, पानी बहेगा नहीं नीचे ज़्यादा, परकुलेटिंग वाटर जो है ढंग से परकुलेट नहीं हो पाएगा, तो पानी जो है उसके अंदर स्टैग मतलब रुकने लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हमने देखा ये सॉइल्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम हो गई तो इसका सॉल्यूशन भी बताओ, यानी कि अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे इनका रिक्लेमेशन किस तरह से किया जाता है। आई बात समझ में? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस एल्किनाइजेशन सोलनाइजेशन के अंदर, क्योंकि मुझे तो बहुत आ रहा है आपको बताने में, है ना। तो अब चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके रिक्लेमेशन के बारे में, ओके। तो चलिए फटाफट से लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है आप भी बोर हो रहे हो कि यार जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए, है ना। तो ये क्या है, सोलोडाइजेशन। सोलोडाइजेशन जिसे हम कहते हैं डी एल्काइलेशन, मतलब एल्किलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस। यानी यहाँ हम देखेंगे रिमूवल ऑफ सोडियम, सोडियम हट जाए, रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द एक्सचेंज साइड। एक्सचेंज साइड से सोडियम कैसे हटा सकते हैं? इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे, मतलब भटक गए थे रास्ता। क्यों? क्योंकि उनको कार्बोनेट दिख गया, बाइकार्बोनेट दिख गया, उनके साथ प्रेसिपिटेट बना लिया उन्होंने। तो हम कोशिश करते हैं बाहर से हम क्या दे देते हैं, और कैल्शियम प्रोवाइड करा देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करा देते हैं। तो उससे क्या होगा, इन दी वाटर फॉलोड बाय द इम्प्रूव्ड ड्रेनेज फैसिलिटीज़, है ना। इसको वाटर फॉर्म में दिया और साथ में ड्रेनेज फैसिलिटीज़, मतलब उसमें से अब की बार ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा डाले हैं हमने, उससे क्या होगा, सोडियम जो है वो पानी के साथ घुल के बाहर निकालेंगे हम, यानी ड्रेन करेंगे उसे हम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसका केमिकल मेथड हम यहाँ काम लेते हैं, फिजिकल मेथड नहीं, केमिकल मेथड यहाँ इंपॉर्टेंट है, फेमस है। कौन सा? सॉइल के ऊपर आपने जाना अभी एक्सचेंज साइड के ऊपर सोडियम बैठा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसका। अगर मान लेते हैं हमने जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट दे दिया उसे, सॉइल के अंदर अगर जिप्सम प्रोवाइड कराया, कैल्शियम सल्फेट प्रोवाइड कराया, तो ये क्या होगा, कैल्शियम इसको रिप्लेस करेगा। कैल्शियम कहेगा कि हम डाइवेलेंट कैटाइन हैं, हमारा आना ज़्यादा सही है यहाँ पे, कैल्शियम को हटाएगा वहाँ से। तो कैल्शियम हटेंगे तो हम देखते हैं सोडियम हटेंगे तो कैल्शियम आएगा उनकी जगह पे। तो सॉइल के ऊपर अब कैटाइन एक्सचेंज, मतलब देख रहे हैं एक्सचेंज साइड के ऊपर कौन है, कैल्शियम आ जाएगा। तो उससे हम देख रहे हैं ये सोडियम जो है सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यानी वो Na2SO4 बनाएगा। Na2SO4 जो होता है वो पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो हमने जो पानी दिया था साथ में जिप्सम, आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसके बाद उसके अंदर इरिगेशन ज़रूर किया जाता है ना। तो क्यों अगर हम इरिगेशन करते हैं, क्योंकि ताकि हमने जो ये जिप्सम डाला है वो अल्टीमेटली पानी के साथ Na2SO4 को ड्रेन कर देवे, Na2SO4 को सॉइल से अलग कर देवे। तो मतलब सोडियम अलग हो गया सोलोडाइजेशन, है ना, सोडियम अलग हो गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम देखते हैं ये प्रोसेस काम करता है। तो हम देख रहे हैं जिप्सम ही क्यों, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर अगर सल्फर अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, अपना काम बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं पाइराइट का, पाइराइट FeS2, फूल्स गोल्ड जिसे कहते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो ये पाइराइट जो है FeS2 जो है उसको अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर हम डालते हैं, पाइराइट डालने से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फेरस ऑक्साइड बना लेगा। सल्फेट हम देखते हैं ये सल्फर की हम देखते हैं ऑक्सीजन बनेगी और साथ में सल्फर के साथ एक गैस बनेगी, H2O के साथ रिएक्ट करके वो अल्टीमेटली वापस H2SO4 बना लेगी। H2SO4 बन जाएगा तब वो क्या करेगा, H2SO4 एसिड है, एक तरह का एसिड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पास जाएगा। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रेसिपिटेट हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के पास जाएगा और H2 जो है CO3 के साथ H2CO3 बना लेगा, जबकि कैल्शियम है वो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। अब अगर सॉइल के अंदर कैल्शियम सल्फेट बन गया तो हमारा काम हो गया ना, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट ही तो आगे एक प्रोसेस इस तरह से बढ़ा देगा। कैल्शियम सल्फेट वापस सोडियम के पास जाएगा, उसे हटाएगा और Na2SO4 के रूप में सॉइल से बाहर कर देगा। तो समझ आया आपको, केमिकल मेथड के थ्रू इस तरह से हम इसका रिक्लेमेशन कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट था, मज़ा आया होगा आपको। और अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं केमिकल, देख रहे हैं यहाँ पे GE लिखा है मैंने, GE मतलब है जिप्सम इक्विवेलेंट। जिप्सम इक्विवेलेंट भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इस जिप्सम के लिए 1 माना गया है। ये कंपेरेटिव क्वांटिटी है,
कि जिप्सम के कंपैरिजन में आपको पाइराइट कितना देना पड़ेगा रिक्लेमेशन के लिए। जैसे कि 0.63, अगर आप जिप्सम 100 kg डाल रहे हो तो इसको 63 kg डाल दो पाइराइट को, है ना। तो मतलब ये इस तरह से जिप्सम इक्विवेलेंट टर्म दी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये डाटा आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। पाइराइट के लिए इतना है, H2SO4 के लिए 0.53 है, एलिमेंटल सल्फर के लिए 0.18 है, Al2SO4 के लिए तो मतलब जिप्सम से भी ज़्यादा यानी 1.63 है, मतलब जिप्सम के कंपेरेटिव ज़्यादा देना पड़ेगा आई थिंक इसे, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिप्सम इक्विवेलेंट भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने जाना सोलोडाइजेशन क्या होता है, डी एल्केलाइजेशन क्या होता है, और इस तरह से हमने जान लिया प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट को, है ना। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। उन वीडियोस के दौरान हमने एसिड सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, और इनकी एक बहन होती है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। आपको पता होगा सैलाइन एल्कलाइन सॉइल मतलब जिसमें एल्कलाइन सॉइल के भी फीचर भी होते हैं, सैलाइन सॉइल के भी फीचर होते हैं। तो उनकी एक पर्टिकुलर टेबल होती है, वो टेबल भयंकर इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको उसके बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। इस वीडियो के अंदर रिक्लेमेशन पे फोकस था, कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस और साथ में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट की और जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही यूट्यूब इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचाता रहेगा, आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो किसी और इंसान के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है, जैसे कि आपके किसी फ्रेंड के साथ या क्लासमेट के साथ, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।